अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे टू डायमेंशनल अरेज। कल की क्लास में हमने जो टॉपिक को कंप्लीट किया था वो था वन डायमेंशनल अरेज, और उसकी एग्जांपल को भी हमने परफॉर्म किया, वीबी में जाके उसकी कोडिंग भी की। अब उसी के साथ जो वन स्टेप अहेड जो टू डायमेंशनल अरेज हैं उनका एक बेसिक लेवल पे जो है ना इंट्रोडक्शन और उसकी कोई बेसिक एक दो एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले ये है कि वन डायमेंशनल एरे में और टू डायमेंशनल एरे में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ये जो एक टेबल नजर आ रहा है जिसमें ये अभी हमने 1 2 और 3 लिखा है, ये एक वन डायमेंशनल एरे है। इसमें क्या होता है कि जब आप अपनी प्रोग्रामिंग में लिखते हो इस तरह से डिम एज एंड 3 एज इंटीजर, तो रैम के अंदर इस तरह से एक टेबल बनेगा और उस टेबल में 3 सेल्स होंगे जो कंसेक्यूटिव होंगे, मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल कॉलम और इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल रो। मैंने इसको कॉलम की शेप में ड्रॉ कर लिया, तो ये शो कर रहा है कि आपके लिए ये मैंने ऐसी एक शेप मेमोरी में बना ली है और उसकी 3 लोकेशंस हैं क्योंकि आपने मुझे बोला है कि उसकी 3 सेल्स होने चाहिए। अब जब आप यहाँ पे इनमें वैल्यू सेव कराओगे तो वो पहले में वैल्यू सेव कर लेगा से 30, दूसरे में वो सेव कर लेगा 40, और इन द सिंपल मैनर इस तरह से आपकी 3 वैल्यूज को वो अपने पास 1 2 और 3 पे सेव करता जाएगा। कॉलम वाइज जब हम एक कॉलम में या एक रो में डाटा रखना चाहते हैं तो हम हमेशा उसको वन डायमेंशनल अरे बनाते हैं। लास्ट 2 लेसन्स इस पे हमारे अवेलेबल हैं, बेसिक डिटेल्स सारी आपको आती हैं। अब हम उससे आगे चलते हैं। ये जो आपको दूसरा टेबल नजर आ रहा है जिसमें रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल अरेज। इसमें क्या है, इसमें एक टेबल की तरह से अरेंजमेंट है जिसमें कॉलम भी हैं और उनके मिलने से रोज भी बनती हैं। इसकी डेक्लेरेशन कुछ यूं होगी, डिम एज 3 by 3 एज इंटीजर। अब इस डेक्लेरेशन में और ऊपर वाली डेक्लेरेशन में सबसे पहला जो डिफरेंस आपको नजर आएगा वो है कि इसकी ब्रैकेट्स के अंदर आपने 2 पैरामीटर्स दिए हैं। ये फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है कि इस कोड के अंदर टू डायमेंशनल एरे आ रही है। और इस 3 by 3 का मतलब ये है कि एक ऐसा टेबल टाइप स्ट्रक्चर डिक्लेयर करो जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स होने चाहिए। और इसके नीचे आपको अगर टेबल नजर आए तो यहाँ पे आपको ये 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, और ये उस ऊपर वाली डिम के मुताबिक शेप बनी है रैम के अंदर। अब इसकी स्टोरेज, ऊपर वाले की जो स्टोरेज लोकेशंस हैं वो 1 2 और 3 थी। इसकी जो स्टोरेज लोकेशंस हैं वो कैसे होंगी कि ये रो 1 है और उसका सेल 1 है, यहाँ पे ये भी रो 1 है और ये उसका सेल 2 है, यहाँ पे ये रो 1 है और ये उसका सेल 3 है, और जब हम नीचे मूव करेंगे तो ये 2 1 हो जाएगा, मींस कि ये रो नंबर 2 है और उसका सेल नंबर 1 है। देन 2 and 2 एंड 2 and 3, ये वो ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट्स की तरह बन गया अब। और जहां पे आ जाएगा 3 1, उससे आगे वाले में आ जाएगा 3 2, और लास्ट वाला जो है वो हो जाएगा 3 3। ये इसके इंडेक्स नंबर्स बन गए। अब इसका मतलब है इस सेल को अप्रोच करने के लिए हमें 2 पैरामीटर्स चाहिए, रो नंबर और कॉलम नंबर, और उन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सेल नंबर कौन सा है। जैसे 2 by 2 सेल नंबर से मुझे पता चल जाएगा कि ये रो नंबर 2 का सेल नंबर 2 है। और अगर आप लिखते हैं एज 2 and 2 इज इक्वल टू 25, तो ये 2 and 2 वाली जगह पे 25 सेव हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछते हैं कि इस डेक्लेरेशन में जो हमने बताया है इसके सेल्स या वेरिएबल्स कितने बनेंगे।
तो जो रो और कॉलम की वैल्यू आपको ऊपर नजर आ रही है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें, ये 3 and 3, तो आप वहां पे ही फिंगर टिप्स पे कैलकुलेट कर लेंगे कि इस 2 डायमेंशनल एरे में 9 लोकेशंस हैं। कैसे 9 लोकेशंस हैं? 3 into 3 is 9। और ये जरूरी नहीं कि अगर 3/3 है तो 2/2 ही होना चाहिए, इसमें डिफरेंस भी हो सकता है। आप ऐसा एरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं जो 2/3 होगा। अब इसकी लोकेशंस जो हैं वो कैसे आएंगी? इसको अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमें बताएगा कि इसकी 6 लोकेशंस होनी चाहिए। और अगर मैं इसकी शेप ड्रॉ करके इसको अंडरस्टैंड करना है तो मुझे इस सेल को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थर्ड रो तो है ही नहीं। ये अब कुछ यूं हो जाएगा, सॉरी, ये 2/3 है तो 2 रोज और 3 कॉलम्स चाहिए, तो ये डिलीशन होनी चाहिए इसकी। अब आप देखें इसमें 2 रोज हैं और इसकी हर रो में 3 कॉलम्स हैं। जो पहला नंबर होता है वो रो होता है और जो दूसरा नंबर है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इन सिंपल टर्म्स वी कैन से इट इज बेसिकली रोज इनटू कॉलम्स। अब 2 इज रो, 3 इज कॉलम, तो मैं बगैर इस टेबल को ड्रॉ किए हुए भी अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि इसकी 6 लोकेशंस हैं और इसमें रोज 2 हैं और इसमें कॉलम्स 3 हैं। ये इसकी अरेंजमेंट आ गई। इसके अलावा बाकी करेक्टरिस्टिक्स वैसे ही हैं जैसे 1 डायमेंशनल अरे के होते हैं, और वो क्या है कि स्टार्ट में एक दफा डिम लिखें, एक नाम रखें, एज वैसे ही आएगा, डाटा टाइप कोई एक आपने चूज करनी है, और ये सारे वेरिएबल सेल्स जो हैं इन सब की डेटा टाइप एक ही होगी। ये नहीं हो सकता कि पहली रो इंटीजर्स की है और दूसरी रो जो है वो स्ट्रिंग्स की है। ये सारे एक डाटा टाइप पे होंगे। अब इसकी एक फर्स्ट बेसिक एग्जांपल के लिए वीबी में चलते हैं और यहाँ से हम वीबी को शेयर करते हैं। अब ये वीबी आ गई। अच्छा जी, वीबी का नजर आ रहा है ना सबको? जी सर। ठीक हो गया। फर्स्ट एग्जांपल बनाते हैं, उसको थोड़ा सा जरा अच्छी शेप देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे console डॉट राइट लाइन एंटर 4 values of a matrix of order। मैट्रिसेस पढ़े हुए हैं ना अयान? मैट्रिसेस पढ़े हैं आपने? जी पढ़े हैं सर। बस ठीक है, उसी की एग्जांपल क्रिएट करते हैं कि हम 2 मैट्रिसेस देंगे और उन 2 मैट्रिसेस में हम उनको प्लस करेंगे और एक नए मैट्रिक्स में उनका आंसर सेव करा लेंगे। इसके लिए मुझे यहाँ पे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा डिम मैट्रिक्स 1 ऑफ ऑर्डर 2/2 एज इंटीजर, और इसी तरह मैट्रिक्स 2 ऑफ ऑर्डर 2/2 एज इंटीजर, और इन दोनों को प्लस करने के लिए सम 2/2 एज इंटीजर। ये मैंने 3 डिक्लेरेशंस करवा ली। ये एक लाइन में भी हो सकती थी, लेकिन क्योंकि अभी हमने इस टॉपिक को स्टार्ट लिया है तो ये जरा इसको सिंप्लीफाइड रखने के लिए मैंने 3 लाइंस में ले गया हूं। अब पहले वाले की 4 लोकेशंस हैं, दूसरे की 4 हैं, तो आपने जब सम करना है तो उसकी भी लोकेशंस उसी तरह की होनी चाहिए, इसलिए सम को भी 2/2 रख लिया। इनपुट लेना है, पहला तरीका ये है कि आप मैनुअल इनपुट लें। मैनुअल इनपुट लेने का मतलब है कि 1 का इनपुट भी आपने ले लिया इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। इसको कॉपी करते हैं, ये लाइन कॉपी हो गई, 1 2 3, इसको 3 टाइम्स पेस्ट करवाया, और 1 के बाद मुझे दूसरा इनपुट चाहिए था 1 2 का, फिर 2 1 का, और फिर 2 2 का। ये 4 इनपुट लेगा
और वो आपके M1 मैट्रिक्स में उनको सेव कर देगा। इसी तरह हमें दूसरे के लिए भी इनपुट चाहिए। जब ये इनपुट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इसको कहते हैं कि एक लाइन छोड़ देना। ये लाइन छोड़ देगा और उसके बाद हम ये यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करके एंटर 4 वैल्यूज ऑफ दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स A एंड दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स B। और यहाँ पे भी ये M1 की जगह पे M2 हो जाएंगे। ये दूसरे का इनपुट आ गया। इतनी कोडिंग से आपने दो मैट्रिसेस के इनपुट को प्रोग्रामिंग को पास कर दिया। अब इसके बाद प्रोग्रामिंग का काम है कि उनको प्लस करे। और प्लस कराने के लिए अगर हम इसी तरह बेसिक लेवल की कोडिंग पे ही चलते रहें तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सम 1 जो है वो कैसे आएगा, M11 प्लस M2 का 1 यानी दोनों की पहली लोकेशन को प्लस करके तो सम की पहली लोकेशन पे रख दिया। अभी सिर्फ 4 में से पहली लोकेशन प्लस हुई है, तो आप इस लाइन को कॉपी कर लें और इसको 3 टाइम्स पेस्ट करवा लें और लोकेशंस को हम बदलेंगे तो चारों पे आ जाएगा। वो 1 चाहिए था, 1 चाहिए था, 2 एंड 2 ये 4 सेट्स हैं इसके। इसी तरह यहाँ पे भी 1 2 एंड 2 और ये लास्ट में 1 2 एंड 2 ये इसने प्लस करवा दिए। प्लस होने के बाद अब लास्ट स्टेज में हम प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन द सम ऑफ 2 मैट्रिसेस इज। इसको क्लोज कर लेते हैं, अगली लाइन में आ जाते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन सम M1 1 ये हमें फर्स्ट का आंसर दे देगा। और इसको 4 टाइम्स रिपीट करें। इसकी ब्रैकेट कम है एक, ये ब्रैकेट लगा दी। सम ऑफ 1 क्यों ब्लू आ रहा है इधर? कर लें। सर ऊपर आपसे तो वो जिधर आपने M2 लिखा है 2/2 और साथ में 2 आना था लास्ट लाइन में ऊपर इधर सर। अच्छा, हाँ जी, हाँ M1 सही है, ये ठीक है। M2 की जगह भी उधर आना है और 2। 1 1 1 सर 2 क्लास 2 से कॉल आ रही है, उसको ड्रॉप करें। आपकी सबसे जरूरी कॉल इधर चल रही है अभी। अच्छा जी, ये ये M2 पे 2 लग रहा है। अयान ने इसको ठीक करा दिया है और अब ये वैल्यूज बदलते हैं 1 एंड 1 2 एंड 2 एंड 2 सर M2 पे भी 2 लगना है। अभी लगाते हैं। इसमें हाँ M1 ऊपर सर इधर। हाँ ये वाला जी ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब इसको प्ले करते हैं, देखते हैं ये हमें क्या रिजल्ट देता है। इसकी आउटपुट स्क्रीन को मैं इसमें इंपोर्ट करता हूँ। अच्छा जी,
ये यहाँ से नहीं आएगा, एक सेकंड। जो स्क्रीन बाद में जनरेट होती है ना, उसको यहाँ पे कॉल करने के लिए दोबारा उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। ज़ियान भी आ गया। अच्छा जी, अच्छा जी, इसकी आउटपुट स्क्रीन यहाँ पे क्यों नहीं नजर आ रही? अच्छा, आपको ये आउटपुट स्क्रीन नजर आ रही है इसकी? जी सर। ठीक हो गया। नहीं आ रही सर। नहीं सर, वो ये ब्लैंक है। लाइट्स हाँ, आ ये रही हैं बैकग्राउंड। शेयर्ड एप्लीकेशन में चली गई है ये। 1 मिनट में अभी ठीक करता हूँ इसको। जी सर। तो फालतू स्क्रीन बंद करूंगा ना, फिर ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसकी ना वीबी की स्क्रीन शेयर होने में ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसको वर्ड में इसका रिजल्ट जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं अभी। अच्छा जी, अभी सपोज ये इसकी आउटपुट स्क्रीन है इस प्रोग्राम की, तो इसने सबसे पहले आपको कहना है कि एंटर, क्या लिखा हुआ था उधर? अच्छा जी, ये ब्लैंक वर्ड की स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। ये पॉज पता नहीं क्यों हो जाता है यार ये। एक मिनट। अच्छा, इसमें ना वो जब आपसे फर्स्ट मैट्रिक्स के रिजल्ट पूछेगा, ये इस तरह, तो हम उसमें इनपुट करते हैं सपोज 3, 4, 5 और 6। इस तरह 4 रोज में ये आपसे 4 इनपुट लेगा और वो इंटीजर वैल्यू होना चाहिए क्योंकि उसकी डाटा टाइप जो है वो हमने इंटीजर रखी हुई है। उसके बाद जब वो आपसे सेकंड मैट्रिक्स के बारे में पूछता है तो मैं उसमें सपोज ये 4 वैल्यूज एंटर कर देता हूँ, वो दूसरे का भी इनपुट ले लेगा और दोनों इनपुट्स लेने के बाद उस कोडिंग के मुताबिक वो जब हमें रिजल्ट शो करेगा तो वो एक एक प्लस हो चुका है 4, 5, 6 और 7, ये उसका सिंपल रिजल्ट आएगा। अभी इसमें 2-3 इंप्रूवमेंट्स हैं जो इधर ड्यू हैं, जो होनी चाहिए, अभी करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अगर इसमें प्रोग्रामिंग में हम वापस आते हैं और
ये अब आउटपुट स्क्रीन भी आ गई है इधर। एक मिनट, ये नजर आ रही है आप? एक सेकंड। चलो अभी कोई है उसमें कोई इशू, उस आउटपुट स्क्रीन को अभी फिलहाल इग्नोर करते हैं हम। आप ये वापस प्रोग्रामिंग में आए और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर ये मैट्रिक्स 7x7 का क्वेश्चन में हो या रिक्वायरमेंट हो, तो फिर तो हमें इतनी दफा रेपिटेशंस करनी पड़ेंगी कि हम लिख लिख के हमारा इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, हम ये 1 by 1 लाइंस को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए हमें लूप में जाना पड़ेगा, और 1 डायमेंशनल एरे में भी आपको पता है हमेशा हम एक लूप लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो 1 डायमेंशनल में एक लूप से काम चल जाता है, यहाँ पे हमें 2 लूप्स की जरूरत पड़ेगी। और 2 डायमेंशनल एरे जो है वो हमेशा 2 लूप से चलती है। अब ये देखें आपके सामने ये जो 4 लाइंस हैं, ये 4 लाइन तो इतनी ज्यादा नहीं है 2x2 के लिए, लेकिन अगर आपका मैट्रिक्स 5x5 का है तो फिर तो ये 25 लाइंस बनती हैं। 25 इनपुट्स चाहिए, और मैं 25 लाइनों में कॉपी पेस्ट भी कराऊंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। उसका रिप्लेसमेंट ये है कि इस टेक्निक को बदल दें, फॉर m इज इक्वल टू 1 2 2, ये इसका नेक्स्ट आ गया। और इसके अंदर अगर हम 1 डायमेंशनल में थे तो ये तो सिंपल यूं बनता था, m1 ऑफ m इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। तो इसने बारी बारी 2 और 2 4 इनपुट ले लेने थे, लेकिन ये यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा, इसमें आपको नेस्टेड करना पड़ेगा। फॉर n इज इक्वल टू 1 2 2, ये 2 लूप लगाने पड़ेंगे आपको, और दूसरे लूप को भी उसका नेक्स्ट जो है वो इनपुट के बाद देंगे, और इसके अंदर आपको 2 वेरिएबल्स बनाने हैं। अब देखें, अब सारी एरर्स खत्म हो गई हैं। अब ये किया क्या है इसने, यहां पे हमने 2 लूप लगाए हैं, एक का नाम m रखा, दूसरे का नाम n रखा। अगर किसी को 2 लूप्स में कंफ्यूजन थोड़ी सी भी फील होती है तो आप उस लेसन को दोबारा कंसल्ट करें, जो नेस्टेड लूप पे हमने किया था वो यूट्यूब पे भी है, दोबारा देख लें अगर आपको जरूरत महसूस होती है। मैं आपको बताया था कि 2 लूप के अंदर जो लाइन होती है, जैसे ये वाली लाइन है, अब इसने यूं चलना है कि बाहर वाला लूप m वाला जो है वो 1 होगा, और अंदर की 2 वैल्यूज बनेंगी, पहले 1 तो m1 के अंदर हो जाएगा 1 1, पहला इनपुट जब आप देंगे वो 1 1 में चला जाएगा। सर वो नेस्टेड लूप वाला लेक्चर जो है वो जिस चैनल पे था वो अब नहीं रहा। तो यार वो उसका नाम चेंज किया है, वो उसका नाम है CSS फ्लैगशिप कैंपस। ठीक है सर। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ? नो सर। ना यार, ये तो गलत बात है ना, सब्सक्राइब करो आज। अच्छा, अब आप ये देखें, इन 2 लूप्स की वजह से ये लाइन पहली दफा बनेगी m1 और ब्रैकेट में 1 1 आ जाएगा। फिर जब दूसरी दफा चलेगा तो m1 ही रहेगा लेकिन n2 हो जाएगा, तो दूसरी वैल्यू बन जाएगी m1 1 2। फिर ये तीसरी दफा चलेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 1, और जब ये 4th टाइम इधर आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 2। इसका मतलब है कि इसने हमारा वो मसला सॉल्व कर दिया है जो 5x5 ऑर्डर में हमें 25 लाइनें लिखनी पड़नी थी। अगर इधर m इज इक्वल टू 1 to 5 एंड n इज इक्वल टू 1 to 5 कर दें तो ये 25 इनपुट खुद ही ले लेगा। अब इसी को दूसरे पे लगाएं, ये सारी टेक्निक यहां से कॉपी कर लेते हैं और इधर आके ये इधर इसमें पेस्ट करा देते हैं, और सिर्फ एक चेंज करेंगे, m1 को m2 कर देंगे। ये अब मैट्रिक्स B को भी खुद से हैंडल करेगा। 4 लाइंस बनेंगी डबल लूप के अंदर,
पहली लाइन में mn हो जाएगा 1 1, फिर 1 2, फिर 2 1, फिर 2 2, और फिर ये 4 वैल्यूज लेके आगे चल पड़ेगा। इसी टेक्निक को आप यहाँ पे भी लगा लेंगे, ये भी इधर भी हमारा काम हो जाएगा। पहले इसको पेस्ट कराएं और फिर ये इधर से एक ले लें और इसको यहाँ पे रख दें। अभी इसको सेट करते हैं, इधर भी mn आएगा। फर्स्ट टाइम सारी वैल्यूज mn की 1 1 होंगी और यहाँ पे भी m और यहाँ पे n, ये सारा निकाल दें इधर से, इसकी जरूरत नहीं है। अब आप ये देखें क्या हुआ तीसरे नंबर पे कि आपने प्लस करने का टास्क भी लूप को दे दिया। फॉर m इज इक्वल टू 1 to 2, फॉर n इज इक्वल टू 1 to 2, और उसके अंदर फार्मूला है। उस फार्मूला में जब पहली दफा mn 1 1 होंगे तो ये स्टेटमेंट वही बन जाएगी, m1 1 1 इज इक्वल टू, सॉरी ये m1 इधर नहीं है, यहाँ पे अब आएगा सम mn इज इक्वल टू m1 1, फिर m2 1 1, और ये 4 दफा एग्जीक्यूट होगा। ये मसला इधर भी सॉल्व हो गया। और लास्ट में यहाँ पे भी आप इसको उठा लें इधर से रिजल्ट, क्योंकि ये 4 4 में तो ठीक रहेगा, लेकिन 5 5 के लिए हम 25 25 दफा ये काम नहीं कर सकते। इसको यहाँ पे आए और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कराएं, और इधर इनपुट नहीं लेना तो यहाँ पे अब आएगा कंसोल डॉट राइट लाइन, ये सिर्फ यहाँ तक, क्योंकि आंसर चाहिए, फार्मूला नहीं चाहिए। ये लगा दिया इधर। तो ये रिजल्ट वही है जो मैंने अभी वर्ड में लिख के एक्सप्लेन किया था। आपने भी इसको VB में दोनों तरीकों से टाइप करना है और आपको नजर आएगा कि रिजल्ट सेम है, लेकिन हमारी टेक्निक बदल गई है। इसको बना के रिजल्ट देखने के बाद ये डेक्लेरेशन में 2 2 को 5 5 करें और फिर नीचे भी सारे 5 5 करो, तो आप देखोगे कि 25 25 इनपुट लेता है और 25 आंसर देगा। लेकिन हमारी कोडिंग जो है वो ये 4 लाइनों में लिखी जाएगी। बेशक ये जनरेट 1000 लाइनें भी कर सकती है। अगर आप 100 बाय 100 का लूप लगाओ तो ये 10,000 रिजल्ट्स जनरेट करेगा। तो इसका फायदा है, इस लूप की वजह से हमारी प्रोग्रामिंग बर्डन कम हो जाता है और हम एक लंबा टास्क जो है वो शॉर्ट टाइम में परफॉर्म कर लेते हैं। तो रिजल्ट इसका मैं अगर फिर आपको दिखाऊं, वो वर्ड में अगर उधर अवेलेबल है, ये आ गया इधर, तो रिजल्ट सिमिलर यही होगा। आपने 4 वैल्यूज देनी है फर्स्ट मैट्रिक्स में, 4 वैल्यूज देनी है सेकंड में, और आंसर आपने ले लेना है जो फिर 4 में आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया है। इस पे एक लेक्चर और करेंगे मंडे को, इंप्रूवमेंट्स करेंगे इसके रिजल्ट में। लेकिन अभी आपने इसके बेसिक्स को और ये जो डबल लूप है, नेस्टेड लूप, इसको आपने अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना है। YouTube पे लग जाएगा, ये जो मिस कर गए हैं वो वहां से देख लें इसको। ये आज का आपका लेसन है। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ अब, और अभी 5 मिनट के बाद फिर आयान आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।